नमस्कार, मैं अजय कुमार। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के नज़दीक रहने वाले तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों पर बेघर हो जाने का आदेश लटक रहा था। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी सांसें अटकी हुई थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट के इविक्शन यानी घर से बेदखली के आदेश पर रोक लगा दी, तब जाकर उन्हें राहत की सांस मिली। यह पूरा मामला क्या था, इस मामले से जुड़े सारे पेंच क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को आदेश जारी कर कहा था कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के नज़दीक रेलवे की जमीन का इंक्रोचमेंट हुआ है, यानी कि अतिक्रमण हुआ है। इस पर अवैध ढांचे बने हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन बने हैं। इस आदेश के मुताबिक 1 जनवरी को जब हम और आप एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे, तभी हल्द्वानी के अखबार के जरिए 78 एकड़ जमीन पर बसे तकरीबन 4,365 परिवारों को इविक्शन का नोटिस दिया गया। अखबार में नोटिस छपा कि मध्य रेलवे की जमीन पर बसे सभी अनाधिकृत कब्जादारों को सूचित किया जाता है कि रेलवे की भूमि से अनाधिकृत कब्जा इस नोटिस के छपने के 1 हफ्ते के भीतर खाली कर दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो अवैध निर्माण को डिमोलिश कर यानी ध्वस्त कर अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट खाली करवाया जाएगा। इस पर आए खर्च को भी कब्जादारों से वसूला जाएगा। आप कहेंगे कि बहुत कठिन हिंदी हो गई, मगर सरकारी हिंदी का दोष है, मेरी हिंदी का नहीं। सरकारी नोटिस अखबार में इसी भाषा में छपी थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नोटिस में कहीं भी लोग और घर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका अंदाजा आप लगाते रहिए। हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद ही लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अखबार में नोटिस छपने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आकर कैंडल मार्च निकालने लगे। कहने लगे कि जिस जमीन पर उनकी पीढ़ियां बसी हैं, उनका परिवार 100 सालों से ज्यादा समय से रहते आ रहा है, वह अचानक अतिक्रमित जमीन कैसे हो गई। वह मर जाएंगे मगर अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। जरा बुनियादी तौर पर सोच के देखिए कि शहर कैसे बसे होंगे। क्या वह अचानक बसे होंगे? वह एक दिन में बसे होंगे? क्या पहले प्लान बना होगा, उसके बाद शहर बसे होंगे? क्या ऐसा हुआ होगा कि शहरों की बसावट सब नियम कानून और योजना के तहत हुई होगी? इन सारे सवालों का जवाब न में मिलेगा। शहर अचानक नहीं बसे हैं, इनके बसने की एक लंबी यात्रा रही है। इस लंबी यात्रा में अगर कोई सालों साल का हमसफर रहा तो उसे अचानक उजाड़ देना कैसे जायज हो सकता है। हल्द्वानी की बसावट का इतिहास भी ऐसा ही है। उत्तराखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक मसलों को दर्ज करने वाला कफल ट्री नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर हल्द्वानी का इतिहास छपा है। हल्द्वानी तराई का इलाका है। तराई का इलाका मतलब पहाड़ और मैदान को जोड़ने वाला इलाका, जहां की जमीन में नमी बहुत ज्यादा होती है। तकरीबन साल 1834 से पहले यह इलाका गांव का इलाका था। चूंकि पहाड़ को मैदान से जोड़ने वाला इलाका था, इसलिए 1834 के बाद धीरे धीरे यह मंडी के तौर पर विकसित हुआ। यहां पर व्यापारियों की अस्थायी बसावट होने लगी। पहाड़ियों से मैदानों की तरफ और मैदानों से पहाड़ियों की तरफ सामानों की खरीद बिक्री होने लगी। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि हल्द्वानी में पहाड़ियों से लोग आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहाँ बहुत सारे मजदूरों को लाकर बसाया गया ताकि व्यापार और कारोबार ढंग से चल सके। ब्रिटिश सरकार ने लोगों को बसने के लिए 90 साल की लीज पर जमीन दी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के एक तरफ ग्वाला नदी है और दूसरी तरफ बसावट है। यहीं पर बसा है बनफूलपुरा, जहां के निवासियों को कब्जेदार बताकर कब्जा खाली करने का नोटिस थमाया गया है। इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए पहुंचे रिपोर्टर बताते हैं कि रेलवे लाइन के आसपास की बसावट ठीक वैसे ही है जैसे देश के ज्यादातर रेलवे स्टेशन के आसपास दिखती है। सबसे नजदीकी बसावट झुग्गी झोपड़ियों की है। इन झुग्गी झोपड़ियों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर रहते हैं, जिनकी कमाई बहुत कम होती है। उन लोगों ने प्लास्टिक, कटरैन जैसी चीजों का इस्तेमाल कर अस्थायी किस्म का घर बनाया है। भारत के बहुत सारे रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द गरीब लोगों की इस तरह की झुग्गी झोपड़ियां दिख जाती हैं। इनकी बसावट पिछले 40-50 सालों के दौरान हुई है। इसके बाद अस्थायी मकान के घर आते हैं, जहां पर 100 साल से अधिक समय से लोग रहते आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इनकी 3 पीढ़ियों ने यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारी है। यह तो बात हुई हल्द्वानी और हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के आसपास बसे बसावट की इतिहास की। अब बात करते हैं कि कानूनी पचड़ा क्या है।
रेलवे ने इसे अपनी जमीन बताना कैसे शुरू किया और वहां के निवासियों का क्या कहना है। न्यूज क्लिक पर छपी तारिक अनवर की रिपोर्ट बताती है कि नवंबर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। साल 2007 में मांग उठी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से उत्तराखंड के काठगोदाम को जोड़ने वाली ट्रेन सर्विस चालू हो, मगर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर आकर बात फंस गई। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास नई ट्रेनें चलाने के लिए जगह नहीं थी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा इसी विषय से यहीं से उठा। द वायर पर सुमेधा पाल की रिपोर्ट बताती है कि साल 2007 में नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर करके बताया कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास 29 एकड़ जमीन का इंक्रोचमेंट का मामला यहीं से शुरू हुआ। द वायर पर छपी सुमेधा पाल की रिपोर्ट बताती है कि साल 2007 में नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एफिडेविट दायर करके बताया कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास 29 एकड़ जमीन पर इंक्रोचमेंट हुआ है। इसमें से 10 एकड़ जमीन रेलवे ने खाली करा ली है, मगर 19 एकड़ जमीन खाली नहीं हुई है। कोर्ट से अपील है कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे कि 19 एकड़ जमीन रेलवे को वापस दिलवा दे। मामला शांत रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2013 में रविशंकर जोशी नाम के एक व्यक्ति ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर की। यह याचिका साल 2003 में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ मौजूद ग्वाला नदी पर तकरीबन 9.4 करोड़ रुपए लगाकर बनाने वाले पुल के टूटने के कारणों की छानबीन से जुड़ी थी। इस याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने छानबीन करने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की। कमिश्नर ने साल 2015 में छानबीन की रिपोर्ट सौंप दी। अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्वाला नदी के किनारे गैर कानूनी तौर पर खनन का काम हो रहा है, इस वजह से पुल टूटी है। खनन का काम करने वाले रेलवे के आसपास के रहने वाले लोग हैं। साल 2016 में हाईकोर्ट ने रेलवे को अंतरिम आदेश दिया कि वह रेलवे के आसपास के मौजूद 29 एकड़ जमीन पर इंक्रोचमेंट करने वाले लोगों को हटाए। राज्य सरकार ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले लोगों को नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि रेलवे की जमीन कहां तक है इसका कोई सीमांकन नहीं हुआ है। साथ में यह भी कहा कि वह जमीन राजस्व विभाग की है। साल 2017 में फिर से हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह हल्द्वानी के आसपास अतिक्रमण जमीन की बसावट को खाली करवाए। न्यूज क्लिक पर छपी तारिक अनवर की रिपोर्ट बताती है कि हाईकोर्ट के आदेश से परेशान होकर वहां के निवासियों के प्रतिनिधियों के तौर पर जन सहयोग समिति राज्य सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो जमीन सवालों के घेरे में है वह रेलवे की है या नहीं, यह भी साफ नहीं है। जिस 29 एकड़ जमीन को लेकर अतिक्रमण का विवाद चल रहा है उसका स्पष्ट सीमांकन नहीं हुआ है। इस जगह पर आज़ादी से पहले से लोग रहते आ रहे हैं। सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, कमर्शियल साइट है, मंदिर है, मस्जिद है जैसी स्थायी संपत्तियों के ढांचे बने हैं। जो लोग यहाँ पे रहते आए हैं उनका कई दशकों से यहाँ पर मालिकाना हक है। हाई कोर्ट के ऑर्डर से कम 50,000 लोगों पर इसका असर पड़ेगा। दस्तावेज बताते हैं कि सरकार ने उन्हें लीज पर यानी पट्टे पर यह जमीन दी थी। इस तरह से यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस जमीन पर उनका मालिकाना हक कानूनी तौर पर अधिकृत और तर्कसंगत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं उनकी बातों को हाईकोर्ट को जरूर सुनना चाहिए। मामला हाईकोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए हाईकोर्ट ने स्टेट ऑफिसर की नियुक्ति की। स्टेट ऑफिसर ने बिना किसी सोर्स को बताए अपनी राय बताई कि जमीन रेलवे की है, इस पर गैर कानूनी अतिक्रमण हुआ है। राज्य सरकार ने रेलवे के दावे को चुनौती देते हुए साल 2016 में एफिडेविट दाखिल किया था। कोर्ट को बताया था कि लोग यहाँ सालों साल से रहते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने जमीन खरीदी है तो कुछ लोगों ने लीज पर ली है। रेलवे का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं बनता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जिला अदालत में लड़ने वाले वकील मोहम्मद यूसुफ बताते हैं कि हाई कोर्ट कहती है कि 90 साल के लिए जमीन का लीज किया गया था। 90 साल की अवधि खत्म हो गई है, यानी कि लीज खत्म हो गई है। लीज का रिन्यूअल भी नहीं हुआ है। मगर हाई कोर्ट को यह बताना चाहिए कि जब ऐसा है तो यह जमीन रेलवे की कैसे हो सकती है। यह जमीन तो राज्य सरकार की हुई। हल्द्वानी के इस इलाके के लोगों के पास लीज पर जमीन है, फ्री होल्ड जमीन है, बैनामा है। वह हाउस टैक्स देते हैं, बिजली पानी और कूड़ा करकट का बिल देते हैं। अगर किसी जमीन पर रहने वाले लोगों से हाउस टैक्स लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह कानूनी जमीन पर रह रहे हैं, गैर कानूनी जमीन पर नहीं।
उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है। रेलवे ने तो अपना कब्जा बताने के लिए एक मैप से ज्यादा कुछ भी पेश नहीं किया है। जाने माने कानूनी जानकार गौतम भाटिया अपने ब्लॉग पर लिखते हैं कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोग 1907 की सरकारी दस्तावेज के आदेश पर अपनी ज़मीन को नजूल लैंड बताकर अपने मालिकाना हक को जताते हैं। नजूल लैंड गवर्नमेंट की ज़मीन होती है जो गैर कृषि कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। नगर पालिका और पंचायत के अंतर्गत गांव और टाउन बसाने के काम में इस्तेमाल की जाती है। 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के दिए गए 176 पेज के फैसले को पढ़कर यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 1907 की सरकारी डॉक्यूमेंट को महज ऑफिस मेमोरेंडम माना, जो यह नहीं तय करता है कि किसी जमीन के मालिकाना हक की प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। मतलब यह कि अगर जमीन नजूल की जमीन नहीं है तो इस जमीन को लेकर हुई किसी भी तरह की खरीद बिक्री, लीज, सब कुछ गैर कानूनी है। भले ही इस जमीन पर लोग दशकों से क्यों ना रहते आ रहे हों और उनके पास दस्तावेज क्यों ना हो, फिर भी वह जमीन की मालिक नहीं हो सकते हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट में कई सारी गड़बड़ियां हैं। गौतम भाटिया बताते हैं कि एक वक्त के लिए हम मान भी लें कि लोग अपनी जमीन के मालिकाना हक को कानूनी तौर पर नहीं साबित कर पा रहे हैं, तब भी सीधे किसी को भी इविक्शन, घर से बेदखली का नोटिस थमाया जाना गलत है। निवासियों के लिए प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव यानी प्रक्रियागत और बहुत गहरे संवैधानिक अधिकार होते हैं। गौतम भाटिया बताते हैं कि एक वक्त के लिए हम मान भी लें कि लोग अपनी जमीन के मालिकाना हक को कानूनी तौर पर साबित नहीं कर पा रहे हैं, क्या तब भी सीधे किसी को इविक्शन का नोटिस थमाया जा सकता है? निवासियों के प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव यानी प्रक्रियागत और बहुत गहरे संवैधानिक अधिकार होते हैं। साल 1985 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि जब भी इविक्शन की बात आएगी, भले ही लोगों के पास कानूनी मालिकाना हक ना हो, फिर भी राज्य को लोगों की जीवन, जीविका और आवास का सम्मान करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस आधार पर दिया गया कि अतिक्रमण राज्य की असफलता का परिणाम होता है। अगर राज्य नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए उन्हें सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करता, तो वे लोग वैसे ही जमीन पर बसने के लिए मजबूर ना होते जिन जमीन पर उनका मालिकाना हक नहीं होता है। इसलिए जब भी उन्हें इविक्शन के नाम पर निकालने की बारी आएगी, तो राज्य का यह दायित्व बनता है वह उनकी जीविका और आवास की व्यवस्था करे। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुदामा सिंह मामले में आदेश दिया कि किसी जगह से इविक्शन यानी निष्कासन यानी बेदखली के मामले में राज्य को पहले सर्वे कराना पड़ेगा। उसके बाद यह तय करना पड़ेगा कि किसकी बेदखली की जानी है, किसका पुनर्वास किया जाना है। जब तक पुनर्वास नहीं होगा तब तक बेदखली यानी कि निष्कासन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों पर आधारित था। इस दिशा निर्देश में यह भी बताया गया है कि निष्कासन की कार्रवाई तभी की जाएगी जब निष्कासन के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि निष्कासन करते समय मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह नहीं किया, यह निवासियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार का उल्लंघन था। इन सारी जरूरी बातों को जानने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जानते हैं। 2 जजों की डिवीजन बेंच ने कहा कि भले ही वह जमीन रेलवे की क्यों ना हो, मगर बिना रिहैबिलिटेशन यानी कि बिना पुनर्वास के उस जमीन से रातों रात 50,000 लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है। लोग सालों साल से वहां पर रहते आ रहे हैं। केवल 7 दिन का नोटिस थमाकर वह जमीन कैसे खाली करेंगे? उनका पुनर्वास करना जरूरी है। अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। 2 तरह के लोग वहां पर हो सकते हैं, एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता है। आपको जमीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है, मगर लोग यहां बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, इसलिए यह मानवीय और संवेदनशील मुद्दा है। सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कोर्ट को जो चीजें परेशान कर रही हैं वह यह है कि आप उस स्थिति से कैसे निपटेंगे जब लोगों ने यह जमीन नीलामी में खरीदी हो। रेलवे की जमीन के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए यह पहचान होनी चाहिए कि जमीन पर किन लोगों का अधिकार नहीं है और किन लोगों को पुनर्वास करने की जरूरत है।
यह बात अच्छी नहीं है कि वहां दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए कोर्ट यह कहे कि अगर वह नहीं हटते हैं तो अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। यह तो हल्द्वानी मामले की पूरी कहानी हुई। इसके अलावा कुछ और बातों को भी जानना जरूरी है इस पूरे संदर्भ को ढंग से समझने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। नैनीताल जिले में हल्द्वानी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर भाजपा की हार हुई है। अगर मुस्लिमों को यहां से निकाल दिया जाएगा तो भाजपा आसानी से सीट जीत जाएगी। इसलिए हम पर निशाना साधा जा रहा है। राज्य सरकार उनका केस ढंग से नहीं लड़ रही है। साल 2016 की हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार ने चुनौती दी थी, मगर 2022 के फैसले पर रेलवे के दावे को चुनौती क्यों नहीं दी गई? यह आरोप कितना दमदार है, भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति का हाल देखकर आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। चलते चलते एक बड़ी बात पर गौर कीजिए। अतिक्रमण की अवधारणा पर कभी गहराई से सोचिएगा। सोचिए, झुग्गी झोपड़ियों में कौन रहता है? रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द कौन रहता है? क्या वह लोग रहते हैं जिनके पास इतनी कमाई है कि वह जमीन खरीदकर घर बना पाएं? या वैसे लोग रहते हैं जिनकी कमाई इतनी कम है कि वह घर क्या 2 वक्त की ढंग का खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाएं? इस तरह से सोचेंगे तो अतिक्रमण की अवधारणा जायज नहीं दिखेगी। लगेगा जैसे कानूनी शिकंजा कसने के लिए अतिक्रमण का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में बेरोजगारी और कमाई इतनी कम है कि शहरी मामलों के जानकार कहते हैं कि शहरों में जिसे अफोर्डेबल हाउस कहा जाता है उसे तकरीबन 62% लोग नहीं खरीद सकते हैं। शहरी गरीबी इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक शहरों की 41% आबादी झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों में रहेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।